नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जेल प्रहरी का एग्जाम होने जा रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लाइन से वैकेंसीज लगी हुई है। चाहे आप बात करें उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती यानी UPSI की, चाहे आप बात करें उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की, चाहे आप करें वीडियो की भर्ती की बात, चाहे आप करें लेखपाल भर्ती की बात, चाहे आप करें शिक्षक भर्ती की बात, सभी विभागों में जबरदस्त मात्रा में वैकेंसीज की भरमार आने वाली है। और इन सभी वैकेंसीज में दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश की एक मास्टर वीडियो लेकर के आए हैं। इस मास्टर वीडियो में यूपी स्पेशल के सारे जीके समाहित हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको और कहीं पढ़ने की या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ हमने इस 3 घंटे की वीडियो में हमने कवर कर दिया है। हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को बस ध्यानपूर्वक आप देखते जाइएगा, सुनते हुए जाइएगा। नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्क्रीनशॉट लेने मात्र से आपका काम हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्ली सुन लिया तो सिर्फ उतने से ही काम हो जाएगा। आज आपको वो रामबाण मिलने वाला है जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये समझिए कि पेपर में आपके 95% क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के 95% क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में करवा रहे हैं वही आपको एग्जैक्टली छपा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों हर एक लाइन को प्रॉपर्ली नोट करते हुए, ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट लेते हुए ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की शुरुआत करने से पहले हम उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में आइए जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत के उत्तर में स्थित एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों 5वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थान पूछे तो 5वां स्थान है दोस्तों। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पे है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। वहीं अगर न्यायिक राजधानी की बात की जाए तो इलाहाबाद है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल 9 राज्यों जो सीमा है दोस्तों, वो कुल 9 राज्यों से लगी हुई है। कितने राज्यों से लगी हुई है? 9 राज्यों से लगी हुई है। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के अगर उत्तर दिशा में हम देखें तो उत्तर दिशा में दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। वहीं अगर पश्चिम दिशा में देखें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम दिशा में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। वहीं दक्षिण दिशा में अगर देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। वहीं पूर्व में अगर देखें तो बिहार और झारखंड राज्य स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर दिशा, अगर उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा की बात करें तो वहां पर नेपाल देश भी है और नेपाल देश को भी उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल 75 जिले हैं। और जिनमें से उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में, किसमें सबसे पूर्व में बलिया जिला है, सबसे पश्चिम में दोस्तों शामली जिला है, वहीं सबसे उत्तर में जाएंगे तो सहारनपुर है और दक्षिण में दोस्तों सोनभद्र है। वहीं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है दोस्तों। और सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी क्या है? मध्य प्रदेश के साथ ही है। और उत्तर प्रदेश का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री और 52 अंश है। वहीं उत्तरी अक्षांश दोस्तों 30 डिग्री और 24 अंश है। लेकिन दोस्तों ये चीजें आपको नहीं जानने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा आपसे एग्जामिनेशन नहीं पूछा जाता है। तो ये पूछा जाएगा कि दोस्तों पूरब से पश्चिम तक में उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? कहां से कहां तक? पूरब से पश्चिम तक, यानी ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर है। यह पूछा जाता है दोस्तों कि नॉर्थ से लेकर के साउथ में उत्तर प्रदेश की डिस्टेंस कितनी है? तो नॉर्थ से साउथ के बीच में उत्तर प्रदेश की डिस्टेंस जो है दोस्तों 240 किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के 4 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के 4 जिले में लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है और सीतापुर है। इसके अलावा न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों के बारे में पूछा जाए तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों में दोस्तों हापुड़ है, गाजियाबाद है, भदोही है। भदोही को जिसको आज हम लोग संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर पे आपका शामली है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो बलिया है। पश्चिम में दोस्तों कौन सा जिला? शामली है। और उत्तर में पूछा जाए सहारनपुर, दक्षिण में पूछा जाए तो सोनभद्र है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश देश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से भी मिला करती है। किस दिशा से मिलती है दोस्तों? तो उत्तर दिशा से मिला करती है। वहीं नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले दोस्तों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत दोस्तों सीमा बनाया करते हैं।
एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले दोस्तों नेपाल के साथ सीमा बनाया करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाया करते हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर है और पीलीभीत है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश की उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से लंबाई कितनी है? तो नेपाल सीमा से लंबाई लगभग 579 किलोमीटर की है। इसके अलावा अब हम बात करें विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला लगा हुआ है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से दोस्तों उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा लगा हुआ है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से दोस्तों उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगे हुए हैं, मथुरा और आगरा लगा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सर्वाधिक जिला किसके साथ साझा करता है उत्तर प्रदेश? मध्य प्रदेश साथ साझा करता है। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन सा जिला साझा कर रहा है? आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, इलाहाबाद है, मिर्जापुर है और सोनभद्र है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले की साझा करता है, सीमा को साझा करता है। वहीं झारखंड से उत्तर प्रदेश का सोनभद्र लगा हुआ है। बिहार से दोस्तों कौन कौन सा लगा है? सोनभद्र लगा है, चंदौली लगा है, गाजीपुर लगा है, बलिया लगा है, देवरिया लगा है, कुशीगंज और महाराजगंज लगा है। वहीं उत्तराखंड से दोस्तों उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत लगा हुआ है। और दिल्ली से दोस्तों गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये 2 जिले लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो ये जो आंकड़े आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, ये आंकड़े दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार है। किसके अनुसार है? जनगणना 2011 के अनुसार है, जिनमें से उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की दोस्तों कुल जनसंख्या 199,812,341 है। इसके अलावा कुल पुरुषों की लंबाई देखें तो 104,480,510 है और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 95,331,000 और 831 है। ये दोस्तों इंटरनेशनल यूनिट डिजिट के हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन ये तीनों आपको नहीं जानना है, ये तीनों आपसे नहीं पूछे जाते हैं, खासकर इस बेसिक से परीक्षाओं में। हाँ, ये पूछा जाता है आपसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों देश की कुल जनसंख्या का अकेले 16.50% है। और एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, जिसको आज हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यह पूछा जा सकता है परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों महोबा है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के दशकीय वृद्धि दर की, तो दशकीय वृद्धि दर में दोस्तों 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में दशकीय वृद्धि दर 20.23% की दर्ज की गई थी। कितने की? 20.23% की। और दशकीय वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान जो है दोस्तों वो 14वां है। और एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो ये है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कानपुर है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है जनसंख्या घनत्व के बारे में कि उत्तर प्रदेश राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों गाजियाबाद है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे अगर आपसे, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। और लिंगानुपात के बारे में तो दोस्तों कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ये पीरियड में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात दोस्तों 912 प्रति 1000 पे है। कितने पे? 912 प्रति 1000 पे है। और एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर है। अगर सर्वाधिक पूछा गया तो सबसे कम वाला भी जान लीजिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के कुल साक्षरता की बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.68% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा जाएगा तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो श्रावस्ती है। वहीं अगर आपसे यह पूछा जाए कि कुल महिला साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो कुल महिलाओं की साक्षरता दोस्तों 57.18% है। इसी में
आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला दिवस दोस्तों श्रावस्ती है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कुल पुरुषों की साक्षरता के बारे में, तो पुरुषों की साक्षरता दोस्तों 77.28% है। कितना है? 77.28% है। जिनमें से सबसे ज्यादा साक्षरता वाला पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती है। आपका कौन सा है? श्रावस्ती है। याद रखिएगा इन सभी डेटा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को दोस्तों हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में बांट सकते हैं। जिनमें से पहला है दोस्तों पूर्व वैदिक काल, जिसका समय काल है 600 ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा आता है बौद्ध काल, जिसका समय काल शुरू होता है 601 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक होता है। वहीं तीसरा होता है मध्यकाल, जिसका समय शुरू होता है 1201 से 1857 तक। और चौथा आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल दोस्तों 1857 से 1947 तक। और फिर 1947 के बाद हमारा देश आजाद हो जाता है। तो पांचवा इतिहास जो शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? वर्ष 1947 ईस्वी से लेकर के आज तक जो चला आ रहा है। अब इन सभी जो ऐतिहासिक भागों में जो हमने इनको बांट रखा है, इसके बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं। आइए, तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल के बारे में, जिसका समय शुरू होता है 600 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहता है। तो इसके बारे में अगर जाने तो प्राचीन काल में दोस्तों उत्तर प्रदेश आर्यव्रत का प्रमुख भाग था। किसका? आर्यव्रत। अच्छा, आर्यव्रत क्या है दोस्तों? तो आर्यव्रत हमारे इंडिया का ही पुराना नाम है। आर्यव्रत है, जम्बू द्वीप है, ये सभी क्या है दोस्तों उत्तर हमारे भारत के सब प्राचीन नाम है। तो आर्यव्रत का प्रमुख भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास दोस्तों लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत काल में इसके अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। किसमें? रामायण महाभारत के। फिर हमारा दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा हमारा बौद्ध काल, जिसका समय काल शुरू होता है 601 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक। तो भगवान बुद्ध ने दोस्तों क्या किया था? अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी कि बनारस के निकट सारनाथ में दिया था। और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु उत्तर प्रदेश से कुशीनगर में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में 16 महाजनपदों के बारे में भी पढ़ा था। तो 16 महाजनपद में से दोस्तों जो 8 महाजनपद थे वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में आज भी स्थित है, मतलब कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। वो 8 महाजनपद कौन कौन से थे? तो 8 जनपद में से महाजनपद में से दोस्तों कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेंदी, वत्स और मल, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इसके अलावा मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल का शासनकाल शुरू होता है दोस्तों 1201 से लेकर के 1857 तक। उत्तर प्रदेश की में 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ करता है। और मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। और अकबर ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की। तथा शाहजहां ने क्या किया था कि उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल का निर्माण भी कराया था, जो आजकल विश्व विरासत यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है। और 7 वर्ल्ड हेरिटेज या मोस्ट वंडर में भी ताजमहल आज शामिल है हमारा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल जिसका समय शुरू होता है 1857 से लेकर के 1947 तक में। तो ब्रिटिश काल की शुरुआत दोस्तों उत्तर प्रदेश में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है ना? क्या था? ब्रिटिश काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन 1833 ईस्वी में से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाया करता था, यानी कि पश्चिमोत्तर प्रांत के नाम से यह गठित हुआ करता था। और पश्चिमोत्तर प्रांत जो था दोस्तों ये शुरू में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। और सन 1902 में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत है। और प्रारंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या बनाई गई थी? इलाहाबाद को बनाई गई थी। यानी कि जब उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम संयुक्त प्रांत था तो उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ ना होकर के प्रयागराज हुआ करती थी, यानी इलाहाबाद हुआ करती थी। लेकिन वर्ष 1920 में लखनऊ को वापस फिर से जो क्या था इसकी राजधानी है वो स्थानांतरित कर दी गई थी। तो परीक्षा में
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ किस सन में बनाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ वर्ष 1920 में बनाई गई थी। ठीक है ना। फिर हमारा लास्ट जो पांचवा भाग है वो कौन सा है, स्वतंत्रोत्तर काल है। ठीक है ना, जो मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो बात कर रहा है, मतलब ये कब से कब तक है, 1947 से आज तक ये चलता चला आ रहा है। तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया और 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल और रामपुर को भी संयुक्त प्रांतों में शामिल कर लिया गया। वही दोस्तों 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, खासकर यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया, या फिर उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया। तो उत्तर प्रदेश का नाम दोस्तों 12 जनवरी 1950 को रखा गया था। कब, 12 जनवरी 1950 को क्या बदल के रखा गया था, संयुक्त प्रांत को बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड का गठन किया गया, जिसका 2007 नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यानी कि उत्तराखंड का भी पूर्व नाम क्या है दोस्तों, तो उत्तराखंड का पूर्व नाम दोस्तों उत्तरांचल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर 2002 को क्या हुआ था, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। और इसी दिन क्या हुआ, कितने जिले, उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग हुए थे। उत्तर प्रदेश से नया प्रांत बना, उत्तरांचल बना, इसको हम लोग उत्तराखंड के नाम से जाना करते हैं। अच्छा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो ये दोस्तों जो खासकर आपके सुपर टेट के एस्पिरेंट है, कौन से सुपर टेट के एस्पिरेंट है या फिर यूपी टेट के एस्पिरेंट है या पीसीएस के एस्पिरेंट है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनजातियां बहुत पूछी जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। और वही उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां में कौन कौन सी जनजातियां हैं, बुक्सा है, थारू है, राजी है, जौनसारी है, खरवार है, इसके अलावा महिगीर है, गोंड है, ओछा है, धुरिया है, नायक है, पथारी है, राजगोंड है, सहरिया है, पहरिया है, बैगा है, पंखा है, अगरिया है, पटारी है, चेरो है और भुइया है। लेकिन दोस्तों इन सभी जनजातियों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। हम आपको केवल उन्हीं जनजातियों के बारे में पढ़ाएंगे जो दोस्तों आपके परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन इंपॉर्टेंट जनजातियों में से सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है, इसको हम लोग थारू जनजाति बोला करते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति ऑप्शन में क्या होगा, थारू जनजाति होगी। थारू जनजाति क्या होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। थारू जनजाति के लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के तराई भाग में निवास किया करते हैं। और थारू जनजाति के लोग दोस्तों किरात वंश से संबंधित है। किससे, किरात वंश से। और थारुओं द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाया करते हैं। किसमें, शोक पर्व के रूप में। एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया करते हैं। तो दोस्तों थारू जनजाति ही ऐसी जनजाति है जो दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाई जाती है। और थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। वहीं पे थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 ठिकरी विवाह तथा प्रचलित है। कौन सी, बदला विवाह प्रथा तथा 3 ठिकरी और 3 ठिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। और थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय जाने पर पक्की पोड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पक्की पोड़ी कहा जाता है। और वही उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर वर्ष 1980 को थारू विकास परियोजना का भी प्रारंभ किया गया था। देन हमारी दूसरी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है, वो कौन सी है, बुक्सा जनजाति या भोक्सा जनजाति। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बुक्स जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। कहां पे, बिजनौर में। और बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। क्या कहते हैं, तखत कहा जाता है। वही उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना वर्ष 1983 से 84 में प्रारंभ की गई थी। वहीं अगर बात करें खरवार जनजातियों की, तो खरवार जनजातियों की अगर बात करें, ये भी एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। जिला जरूर याद रखिएगा, कौन सी जनजाति किस जिले में निवास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र में निवास करते हैं। सूरजवंशी, पथबंदी, दौलतबंदी, खैरी, मैगाती, अरमिया इस जनजाति की क्या है, उपजातियां हैं। वहीं पे क्या है, बदउस, वनसंती, दुल्हादेव, घुम
सुमसान, गोरैया आदि से क्या है प्रमुख देवता है इन लोगों के। और खरवार जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है दोस्तों वो कर्मा है। और इसके अलावा दोस्तों अब प्रमुख जनजातियों के बाद अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। किसके बारे में? नदियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गंगा और यमुना दोस्तों उत्तर प्रदेश की दो सबसे प्रमुख नदियां हैं, जिनमें से गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है। एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो निम्न में से उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है। और उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम स्थल के आधार पर दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, नदियों को 3 भागों में बांट दिया। किस हिसाब से बांटा है? उनके उद्गम स्थल के आधार पर उनको हम लोग क्या किया है, नदियों को 3 भागों में बांट दिया है, जिनमें से पहला आपका है हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, तीसरा है दोस्तों दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां। जिनमें से हिमालय से निकलने वाली नदियों में से दोस्तों गंगा है, यमुना है, काली, शारदा, मतलब काली नदी को हम लोग शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, रामगंगा है, घाघरा है और गंडक नदी है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों की बात करें तो उनमें से गोमती नदी है, वरुणा नदी है, पांडो नदी है, ईसन नदी है और रिहद नदी है। और दक्षिण पठारों से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, सोन नदी है, टोस नदी है और कान्हार नदी है और इसके अलावा रिहंद नदी है। लेकिन हमें क्या करना है, इन सभी नदियों के बारे में नहीं पढ़ना, हम केवल उन्हीं नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, जब पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं गंगा नदी से दोस्तों। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो गंगोत्री से। गंगोत्री आपका उत्तराखंड ग्लेशियर, उत्तराखंड में है, जिसको हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमानी के नाम से जानते हैं। और गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 2665 किलोमीटर की है। और गंगा नदी का अंत कहां होता है, तो अंत इसका बंगाल की खाड़ी में हुआ करता है। और गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो गंगा नदी की सहायक नदियों में अलकनंदा है, भागीरथी है, रामगंगा है, यमुना है, कोसी है, घाघरा है, गंडक है और गोमती नदियां हैं। देन हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी की, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों वो यमुना नदी है, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के बंदरपुंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से हुआ करता है। कहां से? उत्तराखंड के बंदरपुंछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ करता है। इसकी टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर की है। और इसका अंत जो होता है दोस्तों ये इलाहाबाद में गंगा नदी, यानी कि जहां पे संगम है इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर के समाहित हो जाया करती है। और ये यमुना नदी की जो सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है, तो चंबल नदी है, बेतवा नदी है, गिरी नदी है और केन नदी है। देन हमारी तीसरे इंपॉर्टेंट नदियों में से रामगंगा नदी है, जिसका उद्गम स्थल दोस्तों उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से हुआ करता है। और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 590 किलोमीटर की है। और इसका अंत कहां होता है दोस्तों, तो कन्नौज के निकट गंगा में जाकर के ये मिल जाया करती है, यानी कि वहीं पे इसका अंत हुआ करता है। और इसकी एक सहायक नदी है, वो सहायक नदी कौन सी है, तो को है। और इसके बाद चौथी नेक्स्ट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से घाघरा नदी है, जिसका उद्गम स्थल दोस्तों तिब्बत से हुआ करता है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो कितनी है, 1080 किलोमीटर की है। और इसका अंत छपरा के पास गंगा नदी में हो जाया करता है, यानी कि गंगा नदी में जाके मिल जाया करती है। और घाघरा की जो सहायक नदियों की बात करें तो घाघरा की जो सहायक नदियां हैं उनमें से राप्ता नदी है, शारदा नदी है और छोटी गंडक नदी है। देन हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदियों में से क्या है, गोमती नदी है, जिसका उद्गम स्थल दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से हुआ करता है। और इसकी टोटल लंबाई दोस्तों कितनी है, 940 किलोमीटर की है। और इसका अंत कहां होता है दोस्तों, इसका अंत होता है गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाया करती है। और इसकी 4 सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी है, तो वो है जोमकाई, बरना, सई और गच्छा है। इसके अलावा दोस्तों और उत्तर प्रदेश की अगली इंपॉर्टेंट नदियों में से एक शारदा नदी है, जिसको हम लोग काली नदी के नाम से भी जाना करते हैं। कौन सी नदी से, काली नदी के नाम से भी जाना करते हैं। इसका उद्गम स्थल दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट से हुआ करता है। उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर की है। और इसका अंत कहां होता है, तो उत्तर प्रदेश के बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में जाकर के ये मिल जाया करती है। कहां मिलती है, घाघरा नदी मिल जाया करती है। कहां पे मिला करती है, तो बहराम घाट पे मिला करती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में दोस्तों सरयू नदी है, पूर्वी रामगंगा है, दहावर है, सुहेली है, धरिया है और लिसार नदी है इसकी। और फिर गंडक नदी जो कई बार पूछी गई है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट नदियों में से ये भी एक है। इसका उद्गम स्थल दोस्तों तिब्बत नेपाल के धौलागिरी पर्वत से इसका उद्गम हुआ करता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 630 किलोमीटर की है। लेकिन भारत में टोटल ये 300 किलोमीटर ही ट्रेवल करती है नदी। कितनी, 300 किलोमीटर ही। और 300 किलोमीटर ट्रेवल करके ये नदी पहुंचती है
पटना और पटना के पास जाके गंगा नदी में जाके मिल जाया करती है गंडक नदी। और इसकी सहायक नदियों में से, गंडक की सहायक नदियों में से एक ही नदी है, वो कौन सी है? वो है त्रिशूली गंगा है दोस्तों। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है दोस्तों? तो अगली इंपॉर्टेंट नदी जो है वो राप्ती नदी है, जिसका उद्गम स्थल नेपाल से हुआ करता है और इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो 640 किलोमीटर की है और इसका अंत कहां होता है? तो बारहस में घाघरा नदी में जाकर के मिल जाया करती है। फिर अगली इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों हमारी चंबल नदी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से हुआ करता है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर की है और इसका अंत कहां होता है? तो दोस्तों यमुना नदी में जाकर के मिल जाया करती है। और कहां पे मिलती है? तो इटावा में मिला करती है। और अगर इसकी बात करें सहायक नदियों की, तो सहायक नदियों में से दोस्तों इसकी पार्वती सहायक नदियां है, नवाज है, बनास है, छिप्रा है और दूधी। ये क्या है दोस्तों? 5 इसकी सहायक नदियां हैं। देन हमारी क्या है? बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? मध्य प्रदेश से हुआ करता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर की है और इसका अंत कहां होता है? हमीरपुर के पास यमुना नदी में हो जाया करता है। वहीं पे अगर बेतवा की सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में दोस्तों 2 इसकी सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी है? धरास है और बीना है। और अगली इंपॉर्टेंट नदियों में से एक सोन नदी है, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है और टोटल जो इसकी डिस्टेंस कवर की जाती है इसके द्वारा वो 784 किलोमीटर की तय की जाती है और जाकर के ये गंगा नदी में अंत मिल जाया करती है। अच्छा, पूछा जाता है परीक्षा में सोन नदी गंगा नदी में किस जगह पे मिलती है? तो पटना में मिला करती है। अच्छा, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सहायक नदियों में महानदी है, रिहंद है और घग्गर नदी है। अब बात करें दोस्तों नदियों के बाद उत्तर प्रदेश की अगर प्रमुख जनजातियों की, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से दोस्तों बहुत सारी जनजातियां, लेकिन सबको हम नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रमुख जनजातियों को, प्रमुख नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, नृत्य के बारे में पढ़ना है तो प्रमुख नृत्य के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे। और यकीन मानिए इसके बाहर और कुछ भी नहीं आने वाला है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा। पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। बस अपने जिंदगी का एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको क्या करना है और फिर हर दिन अपना हर वो दिन उस लक्ष्य को पाने के लिए आप दीजिए। प्रतिदिन का आप एक टारगेट बनाइए कि आपको इतना पढ़ना है और पूरा दिन आप उस टारगेट को पूरा करने में लगा दिए। देखिए कुछ दिनों में आपकी जिंदगी में कितना सुधार आ जाएगा, आप बाकियों से अलग दिखने लग जाएंगे। आपकी मेहनत, आपकी सफलता आपके कदम पे चूमेगी दोस्तों। आपको बस 2 घंटे या 2 घंटे की वीडियो देखनी है। 2 घंटे की वीडियो देखने से अगर आपका 90% क्वेश्चन परीक्षा में फंस रहा है तो क्या बुरा इस वीडियो को देखने में। आपको क्या है? आपका सपना सिर्फ एक सरकारी आदत नौकरी लेनी है। आप जरा सोचिएगा कि अगर आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो उस दिन आप जाइएगा अपने पिता के, अपने माँ बाप के आंखों में झांक के देखिएगा कि उनको कितनी खुशी मिलती है आपके इस नौकरी को पाने से। दोस्तों बहुत बड़ी चीज नहीं है सरकारी नौकरी, बस जरूरत है कंसंट्रेशन की, जरूरत है फोकस की, जरूरत है डेडिकेशन की, अगर जरूरत है तो आपके नियमता की। अगर ये 4 चीजें आपने पूरी कर ली तो आपका गारंटी सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और अपनी नियमता को जारी रखते हुए अब इस वीडियो को आगे चलिए फिर से शुरू करते हैं। मुझे पता था आप लोग इतना देर बोर हो गए होंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी आपसे बातें कर लिया हूं। अब चलिए आगे शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य से। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोक गीतों के साथ साथ लोक नृत्य का भी इतिहास बड़ा प्राचीन है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न भागों में इस नृत्यों के विभिन्न प्रकार विभिन्न अवसर पे हमको देखने को मिलते हैं। बहुत तरीके के नृत्य हैं जो अलग अलग अवसर पे अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। इसका इतिहास भी बहुत ही पुराना है। अगर नृत्यों की बात करें प्रमुख नृत्यों में से, तो पहला जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? धूबिया नृत्य है। धूबिया नृत्य क्या है दोस्तों? ये जो भी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें मतलब ऐसे समुदाय द्वारा नृत्य किया जाता है जिसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त हुआ करती। किसकी? धोबी और गधे के तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती से धूबिया नृत्य बोला करते हैं। दूसरा नृत्य है दोस्तों ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य क्या होता है? पुत्र रतन के जन्मोत्सव पर ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बना करके फिर से उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। मतलब कि कागज से, बांस की लकड़ियों से छोटी सी मंदिर बनाएंगे, सिर पे रखेंगे, सिर पे रख के क्या करते हैं? डांस किया करते हैं। वहीं पे कलाबाजी की अगर बात करें तो ये जो नृत्य है दोस्तों ये अवध के क्षेत्र के लोग किया करते हैं। कहां के? अवध के लोग किया करते हैं। और इसमें जो नर्तक होते हैं दोस्तों वो मोरबाज या मोर बाजा लेकर के, कौन सा? मोर बाजा लेकर के कच्ची घोड़ी पर बैठ करके डांस किया करते हैं। कौन सी? कच्ची घोड़ी पर बैठ करके। वहीं नेक्स्ट हमारा आता है दीपावली नृत्य। दीपावली नृत्य में क्या होता है? जो बुंदेलखंड के अहिर समुदाय के लोग हैं इनके द्वारा दीपों को क्या करते हैं? किसी मटके में, किसी कलश में या किसी थाली में या परात में क्या करते हैं? रख करके दियों को जला लिया करते हैं। फिर उस परात को या उस
उस थाली को या उस घड़े को अपने सर पे रख लेंगे और सर पे रख करके क्या करते हैं, डांस किया करते हैं। वही हमारा राई नृत्य आता है। राई नृत्य में क्या होता है, ये नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यहाँ की जो महिलाएं हैं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया करते हैं और इसीलिए इसको हम लोग दोस्तों राई नृत्य को मयूर नृत्य की भांति किया करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मयूर नृत्य भी बोला करते हैं, मतलब एक मोर की तरह इस डांस को किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसको बुंदेलखंड के इलाकों के अहिरों के द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य के समान यह नृत्य किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है देवी नृत्य। देवी नृत्य क्या है दोस्तों, ये नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्रों में ही क्या है, प्रचलित है। इसे लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण करके अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है और उसके सम्मुख सभी क्या करते हैं, नृत्य किया करते हैं। मतलब क्या करेंगे, एक डांसरों को देवी बना दिया जाएगा और उसके आसपास जितने भी बाकी डांसर्स हैं वो डांस किया करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट डांस आता है नटवारी नृत्य। नटवारी नृत्य क्या है, ये नृत्य दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्रों के अहिरों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य गीत व नक्कारों के सुरों पर किया जाता है। किसके, गीत और नक्कारों के सुर पर किया जाता है। वहीं पे छपेली नृत्य की बात करें तो दोस्तों एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य को दोस्तों आध्यात्मिक सम्मोहन की कामना की जाती है। वहीं पे अगर छोलिया नृत्य की बात करें तो राजपूतों के द्वारा यह नृत्य विवाह उत्सव पे किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में दोस्तों ढाल हुआ करती है। और चारकुला नृत्य की बात करें तो दोस्तों ब्रजवासियों के द्वारा किए जाने वाले इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और फिर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। मतलब क्या करेंगे, ये बैलगाड़ी का ये जो पहिया हुआ करता है, इन पहिए पे क्या करते हैं दोस्तों, ढेर सारे क्या करते हैं, मटके को रख दिया करते हैं और उस मटके को रखने के बाद इस पहिए को एक आदमी जो होता है वो अपने क्या करता है, अपने सिर पे रख लिया करता है और सिर पे रख करके फिर डांस किया करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारकुला नृत्य बोला करते हैं। और वहीं पे धुरिया नृत्य की बात करें तो धुरिया नृत्य में क्या होता है दोस्तों कि बुंदेलखंड के जो प्रजापति लोग हैं, मतलब कि जो कुम्हार जाति के लोग हैं, इस नृत्य को स्त्री का वेश धारण करके किया करते हैं। और बुंदेलखंड के प्रजापति जो कुम्हार लोग हैं क्या करेंगे, स्त्री का नृत्य धारण कर लेंगे, मतलब औरतों वाले पोशाक यानी कि औरतों वाले कॉस्ट्यूम पहन लेंगे। कॉस्ट्यूम पहन कर क्या किया करते हैं, इसमें डांस किया करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पासी नृत्य। पासी नृत्य में क्या होता है कि पासी जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और यह नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध के भांति क्या होता है, नृत्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट नृत्य हमारा शेरा नृत्य है। यह नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड वासी के जो किसान समुदाय के लोग हैं यानी कि जो कृषक है, ये अपनी फसलों को काटते समय हर्षोल्लास प्रकट करने के उद्देश्य से यह नृत्य किया करते हैं। वहीं पर अगर बात करें धीवर नृत्य की तो धीवर नृत्य में क्या होता है, यह नृत्य दोस्तों अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से जो कहार जाति के लोग होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करें जोगनी नृत्य की तो जोगनी नृत्य में दोस्तों इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर हर्षोल्लास के साथ किया जाता है और इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के रूप में नृत्य किया करते हैं। कैसे, जो कुछ पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे वो पुरुष ले लो या महिला ले लो, दोनों ही लोग क्या करेंगे, साधु का रूप धारण कर लेंगे और साधु का रूप धारण करके क्या करेंगे, नृत्य किया करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोगनी नृत्य बोला करते हैं। ठीक है ना। फिर आता है धोबी नृत्य। धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य में क्या होता है दोस्तों, ये नृत्य दोस्तों किसी जो कोई भी शुभ काम होता है, मंगल कार्य हुआ करता है, इसमें किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे में अंदर रहेगा और अंदर कच्ची घोड़ी पर बैठ कर क्या करता है, नृत्य किया करता है। इसके अलावा दोस्तों अब नृत्य के बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में नृत्य परंपरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, कुछ रोचक तथ्यों को जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और नहीं पूछे जाते हैं, तो ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य पटवारी के नर्तकों कुश्ती लड़ते, कबड्डी खेलते और चिड़ियाघरों जैसे व्यवहार किया करते हैं। कैसे, जो लोक नृत्य है नटवारी में, कहाँ पे, नटवारी में जो नर्तक डांसर हुआ करते हैं वो कैसे डांस करेंगे, ऐसा करेंगे जैसे कुश्ती लड़ रहे हो, जैसे कबड्डी खेल रहे हो, जैसे चिड़ियों के जैसे व्यवहार किया करते हैं। और जो करवान लोक नृत्य है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो डांसर्स हुआ करते हैं, जो नर्तक हुआ करते हैं, वो क्या करते हैं, फुदकते हुए वृक्षों से पत्तियां तथा डालियां काटकर पुजारी को ला करके दिया करते हैं। मतलब कि उछल उछल के वृक्षों की क्या करेंगे, पत्ती तोड़ेंगे, डालिया को तोड़ेंगे और उस डालियों पत्तियों को पुजारियों को दिया करते हैं और नृत्य करते हुए इन वृक्षों की
पत्तियों तथा शाखाएं शराब के साथ नर्तकों को क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। और डोम जाति के जो प्रति अगर लोगों की बातें करें तो डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों धासिया तथा गोंड जनजाति के जो डांसर्स हुआ करते हैं वो क्या कहते हैं, डोमकच डांस किया करते हैं, डोमकच नृत्य किया करते हैं। और मिर्जापुर के दोस्तों घर करही नृत्य में पुरुष उछल कूद कर कलाबाजी का भी प्रदर्शन किया करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर डांस के बाद अब हम लोग जानेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में, प्रमुख इंडस्ट्रीज के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और उनकी स्थिति क्या है, यहां पे जो नीचे दी गई है इन सभी के बारे में जानना है। इनमें से दोस्तों पक्का है कि 4 से 5 नंबर क्वेश्चन अकेले इस उद्योग से कोई बनने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो हमारा यही बनता है, जो आपके खासकर एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए भी तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहां पे है, यानी कि डीएलडब्ल्यू कहां पे है। तो डीएलडब्ल्यू दोस्तों आपका बनारस में है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पे है, तो तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन कहां है, तो सोनभद्र जिले में है दोस्तों। इसके अलावा ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिएगा दोस्तों कि परमाणु शक्ति केंद्र कहां पे है उत्तर प्रदेश में, तो नरौरा में है। नरौरा कहां है दोस्तों, बुलंदशहर में है। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कंपनी कहां पे है, तो कानपुर में है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सिंगरौली कोयला के खान कहां पे है, तो वाराणसी में है। और इसके अलावा दोस्तों मॉडर्न बेकरीज कहां पे है, तो कानपुर में है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहां पे है, तो रायबरेली में है, रायबरेली नैनी में है। इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान एरोटॉनिक्स लिमिटेड कहां पे है, तो एरोनॉटिक्स, इंडियन एरोनॉटिक्स यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां पे है, तो लखनऊ में है और कानपुर में, 2 जगह पे है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डीप फ्रीज मीट प्लांट कहां पे है, तो डीप फ्रीज मीट प्लांट कहां है, तो टुंडला में है। टुंडला आपका दोस्तों फिरोजाबाद में है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहां पे है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपका झांसी में है। और इसके अलावा दोस्तों अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड कहां पे है, तो अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड दोस्तों आपके लखनऊ में है। और भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहां पे है, तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान आपके उत्तर प्रदेश से कानपुर में है। और इसके बाद दोस्तों प्रमुख उद्योगों के बाद आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों के बारे में, ठीक है ना, मिनरल्स के बारे में। तो प्रमुख खनिजों की अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य, बहुत ही प्रचुर मात्रा में उत्तर प्रदेश से खनिज पाए जाते हैं। यहां विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला ले लो, चाहे बुंदेलखंडी क्षेत्रों को ले लो, चाहे हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों को ले लो, चाहे नदियों की घाटियों को ले लो, इन सभी जगहों पे अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों। 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। और 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की लिमिटेड की गई थी, लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर वर्ष 1928 में घोषित की गई थी। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको स्टार बना लीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूं कि 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई है। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है। और उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दोस्तों दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो खनिज हैं उनके और कहां पे वो खनिज, कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर बना करते हैं इसमें से भी दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर सबसे पहले बात करें चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहां पाया जाता है? मिर्जापुर जिले के गुरिमा, कनाच, बाबूहारी तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। कहां? मिर्जापुर के गुरुमा, कनाच, बाबूहारी में और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं अगर कोयले की बात करें तो कोयला दोस्तों आपके सोनभद्र सिंगरौली में पाया जाता है, सिंगरौली आपका सोनभद्र में है। इसके अलावा अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट दोस्तों आपके कहां पाया जाता है? तो राजौन में पाया जाता है। राजौन आपका चित्रकूट जिले में है और चांदोली में भी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट दोस्तों सोनभद्र के बारी नाम के स्थान पर पाया जाता है। और कांच बालू की बात करें तो कांच बालू में दोस्तों ये इलाहाबाद के लालापुर में और चित्रकूट के बरगढ़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा पोटाश लवण की बात करें तो दोस्तों पोटाश लवण आपके इलाहाबाद में, चंदौली में और झांसी में पाए जाते हैं। वहीं अगर सेलखड़ी की बात करें तो सेलखड़ी दोस्तों आपका हमीरपुर और झांसी में पाए जाते हैं। और पाइराइट्स कहां पाए जाते हैं? पाइराइट्स उत्तर प्रदेश के दोस्तों सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रॉक फॉस्फोट की बात करें तो रॉक फॉस्फोट दोस्तों आपका ललितपुर में पाया जाता
है। और डायमंड यानी हीरे की बात करें तो हीरे की खान दोस्तों उत्तर प्रदेश के बांदा और मिर्जापुर में है। और सोने की बात करें तो उत्तर प्रदेश के शारदा और रामगंगा नदी की रेतों में भी सोना पाया जाता है। इसके अलावा बात करें अगर तांबे की, तो तांबा दोस्तों आपके ललितपुर में पाया जाता है। और अगर यूरेनियम की बात करें तो ललितपुर में भी यूरेनियम भी पाया जाता है। तो ललितपुर में दोस्तों तांबा और यूरेनियम दोनों मिलता है। और इसके अलावा संगमरमर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाए जाते हैं। और जिप्सम की बात करें तो जिप्सम दोस्तों झांसी और हमीरपुर में पाए जाते हैं। और सैंड स्टोन की बात करें तो सैंड स्टोन दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस खनिज और खनिज स्थल के बाद अब हम लोग जानेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख ताल के बारे में, प्रमुख झीलों के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं और जो उनकी स्थिति है ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आइए इन सभी के बारे में वन बाय वन करके डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सी झील कहाँ पे पाई जाती है। तो सबसे पहली झील का नाम है दोस्तों सुरहा ताल। सुरहा ताल दोस्तों आपके बलिया में पाई जाती है। और इसके अलावा करेला झील की बात करें तो करेला झील दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पाई जाती है। वहीं भुंग ताल की बात करें तो भुंग ताल दोस्तों उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पाया जाता है। और राधा कुंड की बात करें तो राधा कुंड दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पाई जाती है। और इसके अलावा दोस्तों बल्हापारा की बात करें तो बल्हापारा झील दोस्तों कानपुर में पाई जाती है। और राजा का बांध नाम की झील कहाँ है? सुल्तानपुर में है। और औंधी ताल कहाँ है दोस्तों? बनारस में है। इसके अलावा मोती झील कानपुर में है। रामगढ़ ताल झील कहां पे है? गोरखपुर में है। और शेख ताल अलीगढ़ में है। वहीं दरवान झील दोस्तों फैजाबाद में है। और चित्तौरा झील बहराइच में है। और बेला सागर कहां पे दोस्तों? तो बेला सागर आपके महोबा में है। इसके अलावा दोस्तों टांडा दरी कहां पे? तो टांडा दरी दोस्तों मिर्जापुर में है। और मादन सागर कहां पे है? तो महोबा में है। वहीं पे परीक्षा ये कई बार पूछा गया है कि कुंद्रा समुद्र कहां पे है? तो कुंद्रा समुद्र दोस्तों उन्नाव में है। और काठिम झील कहां पे? तो काठिम झील दोस्तों आपके आगरा में है। और गौर झील कहां है? रामपुर में है। वहीं बड़ा ताल कहां है दोस्तों? शाहजहांपुर में है। और बरुआ सागर पूछा जाए तो बरुआ सागर दोस्तों आपके झांसी में है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों के बारे में पूछा। ये खासकर दोस्तों उन लोगों के लिए जो सुपर टेट में है या यूपीएससी है या टेट वाले जो एस्पिरेंट है उन सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रमुख पक्षी विहार में पहला है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। बिहार जो कई बार पूछा गया है, बिहार नहीं है विहार है, VIHAR, ध्यान रखना, बिहार नहीं समझ लेना, आप लोग बड़े कलाकार लोग हो। ठीक है, तो बिहार है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया नवाबगंज पक्षी विहार कहां पे है? तो दोस्तों ये उन्नाव में है। और इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 2.25 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं दूसरा पक्षी विहार की बात करें तो समस्तपुर पक्षी विहार है जो रायबरेली में पाया है। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में। और यह 8 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं पे लाख बहुशी पक्षी विहार की बात करें तो वो कन्नौज में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1988 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कहां कितना है? तो 80.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं पटना पक्षी विहार की बात करें तो ये एटा जनपद में है। और इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1.111 यानी 1.11 वर्ग किलोमीटर में। अच्छा, कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, लिखा होता है पटना पक्षी विहार। अच्छा, पटना कहां पे है? बिहार में है। तो बिहार मार के चले आते हैं। नहीं भाई, बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। इसका जनपद क्या है? एटा है, एटा जनपद में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, गड़बड़ नहीं करिएगा, नहीं तुक्का लगाने के चक्कर में पड़ जाओ। तुक्का नहीं चलता एग्जाम में। विजय सागर पक्षी विहार कहां पे है? तो विजय सागर पक्षी विहार कहां है दोस्तों? जो महोबा में है। और उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1990 में हुई थी। उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2.6 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं पे दोस्तों पार्वती आरंग पक्षी विहार कहां है? तो पार्वती आरंग पक्षी विहार दोस्तों गोंडा में है। इसकी भी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। और क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 10.85 वर्ग किलोमीटर में है। और समान पक्षी विहार की बात करें तो समान पक्षी विहार दोस्तों आपके मैनपुरी में है। और इसकी भी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल लगभग 5.2 वर्ग किलोमीटर में है। और ओखला पक्षी विहार की बात करें तो ओखला पक्षी विहार दोस्तों आपके गौतम बुद्ध नगर में है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं पे बखीरा पक्षी विहार की बात करें तो बखीरा पक्षी विहार दोस्तों ये कहां पे है? संत कबीर नगर पे है। और इसकी स्थापना भी वर्ष 1990 में हुई थी। और ये 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं पे सांडी पक्षी विहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सांडी पक्षी
पक्षी विहार भी है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के हरदोई में है और इसकी स्थापना भी वर्ष 1990 में हुई थी। और क्षेत्रफल कब है, कितना है इसका, 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं पे सुर सरोवर पक्षी विहार की बात करें तो सुर सरोवर पक्षी विहार दोस्तों आपके आगरा में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1991 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सुरहाताल पक्षी विहार की बात करें तो ये कहां पाया जाता है, ये बलिया में पाया जाता है और इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1991 में हुआ था। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 34.13 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है ये। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पे है, तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ में है और इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी और 4.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन व ऐतिहासिक स्थल की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के दर्शनीय स्थल भी बहुत सारे हैं, ऐतिहासिक स्थल भी बहुत सारे हैं और पर्यटन स्थल भी बहुत सारे हैं। इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनमें से और ज़रूर बनते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको हर वो टॉपिक टच करूंगा, हर उस चीज़ को आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में जिससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मुझे 90% क्वेश्चन देना है अपनी इस वीडियो से। तो 90% लाने के लिए दोस्तों आपको सभी टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा, मजा आता जाएगा दोस्तों। देखिएगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, एग्जामिनेशन में फोड़ के आप आएंगे, जबरदस्त आप परफॉर्म करके आएंगे दोस्तों, ये मेरा विश्वास है आप लोगों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करेगा ताजमहल की, तो ताजमहल भी दोस्तों आपके पर्यटन स्थल में से एक है और ताजमहल कहां है दोस्तों, आगरा में है। वहीं वृंदावन मंदिर कहां पे है, तो मथुरा में है दोस्तों। और मैनपुरी में दोस्तों क्या है, तो खानकाह रशीदिया है। इसके अलावा दोस्तों कासगंज की बात करें तो कासगंज में दोस्तों भगवान वराह मंदिर है और दोस्तों शाकंभरी देवी मंदिर कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ही है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में दान तीर्थ है और हापुड़ में दोस्तों झारखंडेश्वर शिवलिंग है। उसके अलावा दोस्तों जालौन की बात करें तो जालौन में दोस्तों व्यास तील और नरसिंह का टीला भी है। इसके अलावा मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर है, वहीं बाराबंकी में दोस्तों लोदेश्वर मंदिर है और बलिया में दोस्तों भृगु मंदिर है। और वहीं अगर बात करें लखीमपुर खीरी की तो लखीमपुर खीरी में गोकर्ण नाथ मंदिर है और लखनऊ में दोस्तों रूमी दरवाजा है। इसके अलावा दोस्तों घूमने लायक स्थलों में से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में दोस्तों आनंद भवन है और कौशाम्बी यानी उसके बगल के जिला जो कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी में दोस्तों कड़क शाह बाबा की मजार है। इसके अलावा दोस्तों बावनी इमली शहीद स्थल कहां पे है, तो दोस्तों फतेहपुर में है। और इलाहाबाद में दोस्तों एक फांसी इमली शहीद स्थल भी है जो वहां पे घूमने लायक है जगह। इसके अलावा दोस्तों अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में दोस्तों कनक भवन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वहां भी पर्यटन स्थल है। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में शुक्ल तालाब है और गोरखपुर में दोस्तों गोरखनाथ मंदिर है और मगहर में दोस्तों संत कबीर निर्वाण स्थल भी है। इसके अलावा कुशीनगर में दोस्तों माथा कुंवर बुद्ध की प्रतिमा है और देवगढ़ में दोस्तों दशावतार मंदिर है। ठीक है, मथुरा में दोस्तों हरिदेव मंदिर है और इलाहाबाद में भारद्वाज आश्रम भी पर्यटन स्थल में से एक है। इसके अलावा दोस्तों गाजीपुर में लॉर्ड कार्निवालिस का मकबरा भी है और चांदौली में दोस्तों धानपुर शहीद स्मारक भी है और बिजनौर में दोस्तों एजॉज अली हॉल भी है और प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी मंदिर है जो घूमने लायक है स्थल है। और कापली में दोस्तों 84 गुंबद है जो घूमने लायक स्थल है, पर्यटन स्थल है, उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और सुल्तान में दोस्तों सीताकुंड घाट है जो कई बार पूछा जाता है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है, एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है। सीताकुंड घाट कहां पे है, तो सुल्तानपुर में है दोस्तों। इसके अलावा सोनभद्र में रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर है और गोंडा में दोस्तों अर्गा पार्वती मंदिर है और बलरामपुर में वहीं पे देवी पाटन मंदिर है और बांदा में कलिंजर दुर्ग भी है और महोबा में दोस्तों मकरबई मंदिर है और झांसी में रानी महल है। इसके अलावा श्रावस्ती में चाइना मंदिर है और दोस्तों शाहजहांपुर में दोस्तों अशफाक उल्लाह की मजार भी है और रायबरेली में दोस्तों जायसी स्मारक भी है। इसके अलावा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में श्री सनातन धर्म मंदिर है और औरैया में दोस्तों देवकली मंदिर है। इसके अलावा मथुरा में दाऊजी मंदिर है, बांदा में तुलसी स्मारक है और जौनपुर में दोस्तों लाल दरवाजा मस्जिद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हाजी वारिस अली की मजार भी है और फर्रुखाबाद में दोस्तों कपिल मुनि आश्रम भी है और महर्षि दधीची आश्रम कहां पे, तो सीतापुर में है। और छेमकली मंदिर कहां पे दोस्तों, तो छेमकली मंदिर आपके कन्नौज में है। और भरतकुंड कहां पे है, तो फैजाबाद में है। और कुंतेश्वर मंदिर भी कई बार पूछा गया है, तो ये बाराबंकी में है और बाराबंकी में ही दोस्तों सलामत शाह मजार भी है।
अब इसके बाद दोस्तों प्रमुख पर्यटन स्थल के बाद अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों की, और इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जरूर आते हैं। तो प्रमुख बांधों में से हम लोग पहला बांध पढ़ेंगे रामगंगा बांध। रामगंगा बांध दोस्तों कहां किस नदी पे स्थित है? दोस्तों ये रामगंगा नदी पे ही स्थित है, और कहां पे है? तो दोस्तों थामपुर में स्थित है। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी कि रिहंद बांध आपका कहां पे है? रिहंद बांध के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिहंद बांध दोस्तों आपके रिहंद नदी पे है, और कहां पे स्थित है? तो पिपरी सोनभद्र में है। इसके बाद दोस्तों गोविंद सागर बांध भी आता है आपका। गोविंद सागर बांध जो है दोस्तों ये आपका शहजाद में है, और इसका स्थान कहां पे? तो इसका स्थान दोस्तों ललितपुर में है। और इसके बाद सजनाम बांध आता है आपका। सजनाम बांध दोस्तों कहां पे? सजनाम नदी पे स्थित है, और सजनाम नदी कहां पे है? तो ये भी दोस्तों आपका ललितपुर में ही है। इसके अलावा सुकमा डुकमा बांध कहां पे? सुकमा डुकमा बांध दोस्तों बेतवा नदी पे स्थित है, और इसका जो स्थान कहां पे? तो झांसी में है। इसके अलावा चंद्रप्रभा बांध कहां पे? तो चंद्रप्रभा बांध दोस्तों चंद्रप्रभा नदी के है, और चांदौली नदी में ये पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों कन्हर बांध कहां है? तो कन्हर बांध आपके कन्हर नदी पे है, और इसका जो स्थान है वो सोनभद्र है। वहीं अर्जुन बांध की बात करें तो यह अर्जुन नदी पे स्थित है, कहां पे? महोबा में स्थित है दोस्तों। इसके बाद पथराई बांध की बात करें, पथराई बांध दोस्तों पथारी और सुखराई नदी पे स्थित है, और इसका स्थान जो है झांसी है। और शहजाद बांध की बात करें तो शहजाद बांध दोस्तों आपके शहजाद नदी के किनारे है, और इसका जो स्थान है वो क्या है? ललितपुर है। इसके अलावा रोहिणी बांध की बात करें तो रोहिणी बांध दोस्तों आपके कहां पे स्थित है? रोहिणी नदी पे स्थित है, और इसका स्थान कहां पे? तो इसका स्थान दोस्तों आपके ललितपुर में है। और कालागढ़ बांध की बात करें तो कालागढ़ बांध दोस्तों आपके रामगंगा नदी पे स्थित है, और स्थान कहां है इसका? तो कालागढ़ में ये बना हुआ है। इसके अलावा परीक्षा बांध की बात करें तो परीक्षा बांध दोस्तों आपका बेतवा नदी पे है, और कहां पे बना हुआ है? तो झांसी में बना हुआ है। और मेजा बांध की बात करें तो मेजा बांध दोस्तों बेलन नदी पे बना हुआ है, और कहां पे बना हुआ है? तो मिर्जापुर में बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आहरौरा बांध कहां पे? तो आहरौरा बांध दोस्तों आपके गराई नदी पे है, कहां पे है? मिर्जापुर में है। इसके अलावा दोस्तों माटा टीला बांध कहां पे? तो माटा टीला बांध दोस्तों आपके बेतवा नदी पे है, और इसका जो स्थान है वो कहां पे? इसका स्थान दोस्तों आपके झांसी में है। और ओबरा बांध की बात करें तो ओबरा बांध दोस्तों रिहंद नदी पे बना हुआ है, और इसका जो स्थान है वो कहां है? सोनभद्र है। अब इसके बाद दोस्तों ये प्रमुख बांधों के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन लोगों के लिए दोस्तों जो आपके यूपी टेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, सुपर टेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, टीचिंग एग्जाम को कवर करने जा रहे हैं, या फिर आपके लेखपाल की भर्ती देखने जा रहे हैं, वीडियो की भर्ती देखने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो हमारा पहला आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एवं क्या है? एरोमेटिक प्लांट। कौन सा? एरोमेटिक प्लांट। तो ये कहां पे है? लखनऊ में है। कौन सा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पे? तो लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पे? तो लखनऊ में है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में ही अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन भी है, और लखनऊ में ही दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज भी लखनऊ में ही है। इसके अलावा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला भी आपके लखनऊ में है, और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पे? तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान भी दोस्तों आपके लखनऊ में ही है। इसके अलावा केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है, और राष्ट्रीय वित्त विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी आपके लखनऊ में है। इसके अलावा नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो ये भी कानपुर में है, ये कानपुर में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पे? तो कानपुर में है। इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहां पे है? तो वाराणसी में है। और हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान कहां पे? तो इलाहाबाद में है। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां पे है? तो गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान आपके इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। इसके अलावा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो मथुरा में है। इसके अलावा सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो सहारनपुर में है। और इसके अलावा दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स कहां पे है? तो नोएडा में है। कहां पे? नोएडा में है। इसके अलावा दोस्तों
दोस्तों बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट आपके नोएडा में है। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है? तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों आपके भदोही में स्थित है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय यानी कि म्यूजियम्स के बारे में। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख संग्रहालय है उनकी स्थापना है और उनकी स्थापना कब हुई थी, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे वन बाय वन करके। तो पहला आपका जो संग्रहालय है वो कौन सा है? मथुरा संग्रहालय है, जो आपके मथुरा में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1884 में हुई थी। वहीं दूसरा दोस्तों आपका क्या है? परमार्थ संग्रहालय। परमार्थ संग्रहालय दोस्तों आपके सारनाथ में है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1904 में। और इसके अलावा दोस्तों भारतीय कला भवन संग्रहालय कहां पे? तो भारतीय कला भवन संग्रहालय दोस्तों आपके वाराणसी में है, ठीक है। इसके अलावा राहुल संग्रहालय कहां पे? तो राहुल संग्रहालय दोस्तों गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित है। इसके अलावा इलाहाबाद म्यूजियम कहां पे? तो इलाहाबाद म्यूजियम इलाहाबाद में ही है और इसकी स्थापना वर्ष 1931 को हुई थी। इसके अलावा पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय कहां पे? तो बरेली में है। और रानी महल संग्रहालय कहां है? तो झांसी में है। इसके अलावा बाल संग्रहालय कहां पे है? तो लखनऊ में है और इसकी स्थापना वर्ष 1957 को हुई थी। और राजकीय संग्रहालय कहां पे? तो राजकीय संग्रहालय दोस्तों आपके लखनऊ में है और इसकी स्थापना वर्ष 1863 में किया गया था। और लोक कला संग्रहालय कहां है? तो ये भी लखनऊ में है दोस्तों, इसकी भी स्थापना वर्ष 1989 में किया गया था। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां पे? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय दोस्तों आपके गोरखपुर में है और जो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। और जनपदीय संग्रहालय कहां पे? जनपदीय संग्रहालय दोस्तों आपके सुल्तानपुर में है और इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहां पे है? तो ये दोस्तों कन्नौज में है और इसकी स्थापना वर्ष 1996 में किया गया था। और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहां पे है? तो दोस्तों ये मेरठ में है और इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1996 में की गई थी। और राजकीय जैन संग्रहालय कहां पे? तो राजकीय जैन संग्रहालय दोस्तों आपके मथुरा में है और इसकी स्थापना जब हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश जितने भी हवाई अड्डे हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के नाम दिए हुए हैं, वो कहाँ पे है वो भी दिए गए हैं। तो पहला है हमारा हिंडन हवाई अड्डा दोस्तों, ये आपके गाजियाबाद में है। इसके अलावा सरसवा हवाई अड्डा पूछा जाता है तो सहारनपुर में है। और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में पूछा जाए तो लखनऊ में है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। और बमरौली एयरपोर्ट कहाँ पे दोस्तों? तो बमरौली एयरपोर्ट आपके इलाहाबाद में है। इसके अलावा चकेरी एयरपोर्ट कहां है? कानपुर में है। और नागरिक हवाई एयरपोर्ट या हवाई अड्डा कहां पे है? तो कानपुर में ये भी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा खेरिया हवाई अड्डा कहां पे? तो आगरा में है। और फैजाबाद हवाई अड्डा कहां पे है? तो फैजाबाद में है। और जेवर हवाई अड्डा कहां पे है? तो जेवर हवाई अड्डा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में है। और ललितपुर हवाई अड्डा कहां पे? तो ये दोस्तों आपके ललितपुर में ही स्थित है। इसके अलावा झांसी हवाई अड्डा आपके झांसी में है। और ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश से ग्रेटर नोएडा में है। इसके अलावा बरेली हवाई अड्डा कहां पे? तो बरेली हवाई अड्डा दोस्तों आपके बरेली में है। और अब इसके बाद हवाई अड्डे जानने के बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है ना। वन्य जीव विहार के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, जो आपके जो टीचिंग एग्जाम के एस्पिरेंट है या टेट के जो एस्पिरेंट है उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेखपाल वीडियो भर्ती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला हमारा उत्तर प्रदेश का जो विहार है वो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी, जो लगभग 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है ना। और ये किस जिला में स्थापित है? तो दोस्तों ये चांदौली जिले में स्थापित है। और किस पशु के लिए फेमस है? तो दोस्तों ये सांभर और तेंदुआ पशुओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आता है किशनपुर वन्य जीव विहार। तो किशनपुर वन्य जीव विहार की स्थापना दोस्तों वर्ष 1972 में की गई थी और ये लगभग 227 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और कहां पे है ये? तो ये लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। और ये 3 पशुओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन से? चीते के लिए, तेंदुआ के लिए और हिरन के लिए। इसके अलावा दोस्तों कतरनिया वन्य जीव विहार कहां पे है? तो कतरनिया वन्यजीव विहार दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1976 को की गई थी और जिसका क्षेत्रफल जो है वो 410 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये आपके बहराइच में है। और जितने भी दुर्लभ मैदानी जीव हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसके बाद बात करें रानीपुर वन्यजीव विहार की, तो रानीपुर वन्यजीव विहार दोस्तों ये आपके चित्रकूट में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1970 में और ये 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
इसके बाद दोस्तों बात करें महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की, तो दोस्तों ये आपके ललितपुर में है और इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी और ये दोस्तों आपके 5.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये दोस्तों जो फेमस है ये आपके मोर और बंदर दो पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा चंबल वन्यजीव विहार की बात करें तो चंबल वन्यजीव विहार जो है ये आपके आगरा और इटावा के बीच में है और दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी और 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जीव विहार है। इसके अलावा इसमें दोस्तों घड़ियाल और डॉल्फिन ये दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। इसके अलावा बात करें अगर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की, तो दोस्तों हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना वर्ष 1986 को की गई थी। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है ये 2073 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो संबंधित जिला है वो कौन कौन सा है, तो संबंधित जिला मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर है। और इससे संबंधित पशु पक्षी की बात करें तो मगरमच्छ और चीतल दोस्तों ये तो यहाँ के क्या है संबंधित पशु पक्षी हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेगा सुहागी वरवा वन्यजीव विहार की, तो सुहागी वरवा वन्यजीव विहार दोस्तों ये आपके महाराजगंज में है। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1987 को की गई थी और ये 428 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पे, सोहेलवा वन्यजीव विहार दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 को और ये 452 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और बलरामपुर गोंडा ये दो इसके क्या है संबंधित जिले हैं। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 1079 किलोमीटर में है। और कहां पे है ये, तो कहां पे ये पीलीभीत में ही है। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आते हैं, कहता है कि उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आपके जो यूपीएसआई के एग्जाम होंगे, वीडियो लेखपाल के एग्जाम होंगे, शिक्षक भर्ती के एग्जाम होंगे या आरओ की परीक्षा होगी, उन सब में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग होकर के जाया करते हैं। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में उत्तर प्रदेश का दोस्तों दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई, अच्छा देखिए राजस्थान में है, मतलब समझिएगा दोस्तों कि भारत में जो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन सब में से लंबाई में सबसे पहले नंबर पे कौन है, राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है, 2 है, यानी कि NH2 क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कहां से कहां तक है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक का है। मतलब कि दिल्ली से कोलकाता का जो रोड है ये क्या है, ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का क्या है, राजमार्ग है, जिसको हम लोग NH2 बोला करते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाले जो प्रमुख राजमार्ग है उनमें से कौन कौन से हैं, तो NH2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 56 है, 86 है, 87 है, 22A है, ठीक है ना। इसके अलावा NH12A है, NH19 है, NH24A है, NH24B है, 25A है, 28B है, 28C है। ये सभी के सभी क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो उत्तर प्रदेश होकर गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं याद करना, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने आपके विशेष जानकारियों के लिए लिख दिया है। अब जो पूछा जाएगा परीक्षा में वो तो मैंने यहां पे आपको दे रखा है ऑलरेडी। पूछा जाता है कि जो NH2 है यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 2 जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है वो कहां से होकर गुजरता है, तो दोस्तों वो दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता आदि से होकर के क्या होता है, गुजरा करता है। NH3 की बात करें तो दोस्तों NH3 आपका आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई से होकर जाता है। और NH7 की बात करें दोस्तों तो NH7 जो है दोस्तों ये वाराणसी और से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है वाया रीवा। और इसके अलावा दोस्तों NH11 की बात करें तो ये आगरा से जयपुर होते हुए बीकानेर को जाती है। NH24 की बात करें तो दोस्तों ये दिल्ली से होकर के बरेली से होते हुए लखनऊ तक जाती है। NH26 की बात करें तो ये झांसी से होकर लखनदेव तक जाती है। और NH26 की बात करें दोस्तों तो NH26 दोस्तों आपके इलाहाबाद से होकर के मनगवा तक जाया करती है। और NH28 की अगर दोस्तों हम बात करें तो NH28 दोस्तों बरौनी से होते हुए मुजफ्फरपुर, पिपरा, गोरखपुर, लखनऊ तक जाती है। और NH29 की बात करें तो गोरखपुर, गाजीपुर और वाराणसी रूट पे ये है। और NH56 की बात करें तो ये
लखनऊ से वाराणसी का बीच का रूट है। और नेशनल हाईवे नंबर 86 की बात करें तो दोस्तों कानपुर, छतरपुर और भोपाल तक जाती है। और NH 87 की बात करें दोस्तों तो ये रामपुर और पंतनगर, नैनीताल, रानीखेत और क्या है गैरसैंण और कर्णप्रयाग यहां तक होते हुए पूरा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था आपका यूपी स्पेशल का पोर्शन, ठीक है। इसमें से कुछ पोर्शन शायद अभी अधूरे रह गए हैं जो आपके आगे करवा दिए जाएंगे, लेकिन इतनी दोस्तों गारंटी है कि जितना आपको करवा दिया गया है इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, मतलब कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों इसके बाहर। बस इतना आपने कर लिया है, आप समझिए आपके परीक्षा में 90% क्वेश्चन को आपने समझिए आराम से टैकल कर लिया। आप 90% क्वेश्चन आप बहुत प्यार से उड़ा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये सारी वीडियो दोस्तों हमारे जो IQ मेंटर स्टडी ग्रुप है वहां पे ये पीडीएफ दे दी जाएगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे दोस्तों आप कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। वहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ आपको डेली जीके जीएस क्विज, जेके जीएस क्वेश्चन मिलते हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स दी जाती है, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स दी जाती है, डेली स्टडी मटेरियल दिया जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बताए जाते हैं, करंट अफेयर सेक्शन आपको कराया जाता है, बहुत सारी फायदे दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स भी पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां लिखना होगा IQ मेंटर। आपके बैकग्राउंड में जो लोगो दिख रहा है यही लोगो आपको दिखेगा, वहां वो फॉलो कीजिए। वहां हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ नया जानने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए दोस्तों इस साथ एंड करते हैं आज के सेशन की, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।